चलो भाई, टाइट्रेशन कर्व्स बेसिकली क्या होता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं। तो फ्लास्क में हमने क्या लिया हुआ है? अगर फ्लास्क में हमने एसिड लिया हुआ है तो क्या होगा कि पीएच जो है वो एसिडिक रेंज से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टू अल्कलाइन रेंज। और अगर फ्लास्क में हमने अल्कली लिया हुआ है और ब्यूरेट से अगर हम एसिड ऐड करवा रहे हैं तो पीएच जो है वो अल्कलाइन रेंज से ड्रॉप होके एसिडिक रेंज में आएगा। ठीक है, मेक सेंस? तो आपने दोनों तरह के टाइट्रेशन कर्व को समझना है। जब आपने फ्लास्क में एसिड लिया हुआ हो और ब्यूरेट में अल्कली लिया हुआ हो, फ्लास्क में एसिड है और ब्यूरेट में अल्कली है, तो वो भी आपको समझ आना चाहिए कि कैसे बनेगा। इसी तरह अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, लेट्स से फ्लास्क में मैं अल्कली ले लूं और ब्यूरेट में मैं एसिड ले लूं, तो वो भी आपको समझ आना चाहिए कि वो किस तरह से बनेगा। तो इसलिए हम दोनों कर्व को साथ साथ बनाएंगे। जो फर्स्ट केस हमारे पास है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली का। तो अब प्रॉब्लम ये है इस टॉपिक के साथ कि आपको एसिड्स के पीएच निकालना तो अभी नहीं सिखाएं। कभी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और कभी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा पीएच। तो हमने ये बात याद रखी थी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनके पीएच की वैल्यूज हम लोग लेंगे फ्रॉम 1 से 2। मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच अगर नहीं गिवन है तो मैं 1 ले लेता हूँ। और अगर वीक एसिड होगा तो मैं पीएच की वैल्यू 3 ले लूंगा। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो मैं पीएच की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो मैं 13 ले लूंगा, और अगर गिवन अगर वीक अल्कली है तो मैं उसको अराउंड 11 ले लूंगा। मतलब 11 से 12 आप ले सकते हैं, ये मैंने रेंजेस आपको लिखवा दी थी लास्ट टाइम। अब जब आप फ्लास्क में फॉर एग्जाम्पल एसिड डाल मतलब ब्यूरिट से अल्कली ड्रॉप करवा रहे हैं फ्लास्क में, तो क्या होगा? पीएच हमारा स्टार्ट हुआ एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो 1 से स्टार्ट हुआ। और इसने अल्टीमेटली कहाँ पे अप्रोच करना है? इफ यू कीप ऑन एडिंग अल्कली इन एक्सेस तो वो अल्कली के पीएच तक जाएगा। देखो, हमारे पास पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी और इंक्रीज होके ये स्लोली इंक्रीज होगी। जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। दिस इज अ स्लो चेंज। और एक पॉइंट आएगा जिसपे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी। एंड हाउ वुड यू नो कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है? आपके पास कलर चेंज कर जाएगा इंडिकेटर। अच्छा, अब इस ग्राफ को pH 7 पे जाके रुकना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अल्कली तो ऐड करवाए जा रहे हैं ना। वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ऑफ अल्कली लिया हुआ है, वो हम ऐड करवाएंगे। जब करवाते जाएंगे तो पीएच की वैल्यू बढ़ के अल्कलाइन रेंज में चली जाएगी। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग अल्कली लिया हुआ है तो वो पीएच की वैल्यू उस स्ट्रॉन्ग अल्कली के पीएच तक अप्रोच करेगी। मतलब एग्जैक्टली 13 तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले आपने इस ग्राफ को रोकना होगा, थोड़ा पहले रोकना होगा। मतलब अंदाजे से ही थोड़ा पहले रोकना होगा। ये कोई आपके पास सेट वैल्यू नहीं गिवन होगी कि कहाँ पहले रोकना है। इतना पहले रोको कि जब मैं इस कर्व को pH 13 पे लेके जाऊं तो ये स्लो चेंज प्रोड्यूस करे लाइक दिस। तो जब भी आपके पास स्लो चेंजेस शो हो रहे होंगे तो वो स्लो चेंजेस लाइन में या पीएच में तब आते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली ले रहे होते हैं। तो स्लो चेंज बेसिकली टेल्स यू कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली लिया हुआ है। स्लो चेंज अब आएगा जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे होंगे। और अल्कलाइन रेंज में अगर स्लो चेंज आ रहा है तो उसका रीजन भी यह है कि आपने स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज किया है टाइट्रेशन के लिए। इसी तरह अगर आप इसकी टाइट्रेशन ऑपोजिट करते हैं, अपोजिट करने से क्या मतलब है? अगर आप ब्यूरेट के अंदर एसिड ले लें और फ्लास्क के अंदर अल्कली ले लें तो योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द पीएच वैल्यू ऑफ 13 इन दिस केस। और इसमें जो चेंज आएगा वो स्लो चेंज आएगा। ठीक है, पीएच 13 से स्टार्ट होगा सारा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 1 पे एंड होगा। बट द चेंज इन पीएच ऑफ एल्कली वुड बी अ स्लो चेंज। तो आप इस लाइन को जो बनाएंगे वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे तो आएगी। एक पॉइंट आएगा जिसपे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और वो एसिडिक रेंज में आएगा। और एसिडिक रेंज में आपने एग्जैक्टली एसिड के पीएच तक टच नहीं करना है, उससे थोड़ा सा पहले रोक के आप इस लाइन को फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे pH 1 तक, pH 1 तक ले जाके टच करेंगे। अब वो पीएच वॉल्यूम ऑफ अल्कली पहले वाले ग्राफ में जिस पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है उसको हम कहते हैं टाइटर वॉल्यूम। वहां पे ग्राफ की वर्टिकल लाइन बनेगी। इसी तरह जब हम एसिड ऐड करवा रहे हैं ब्यूरिट से तो एसिड का वो वॉल्यूम जिस पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है तो वहां पे लाइन वर्टिकल हो जाएगी और उसको हम कहते हैं टाइटर वॉल्यूम।
अच्छा, ये जो pH 7 है, इस पे हमारा एंड पॉइंट अचीव हुआ है, जिसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं। दिस इज नोन एज एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। नाउ लेट्स सी अनदर केस जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको जरा चीजें ध्यान से देखनी है। अब ना हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की जब टाइट्रेशन करवाएंगे तो सारी चीजें वही हैं। पहले हमने फ्लास्क में एसिड लिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी पीएच की वैल्यू मैंने 1 ले ली है, और अल्कली वीक है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसकी पीएच की वैल्यू मैंने 11 ले ली। अब इसमें क्या होगा, बल्कि ये ना एक हम फ्रेश ग्राफ बना लेते हैं आपको, ताकि समझ आए कि किस तरह से बनाना है। देखो अभी मैं ब्यूरेट से अल्कली ऐड करवा रहा हूँ। पीएच हमारा एसिड जो है हमने अभी स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, दिस इज द केस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली। जब आप एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो एसिड का जो पीएच होगा वो स्लो चेंज होगा। मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की वैल्यू अराउंड 1 से स्टार्ट करेंगे, और अल्कली वीक है ना तो इसका पीएच हमने रखना है अराउंड 11, और उसके 11 तक हम इसको एंड करेंगे ग्राफ को। अब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की वैल्यू में स्लो चेंज आएगा, लाइक दिस। मतलब लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, थोड़ी सी टिल्ट होती जाएगी। अल्कली ऐड करवा रहे हैं, a point will come when all the acid will be completely reacted, और उस पे pH will approach pH 7 यूटिलाइजेशन पे। अच्छा, बट इफ यू कीप ऑन एडिंग अल्कली इन एक्सेस, तो अब अल्कली वीक है तो आपने वीक अल्कली के केस में ग्राफ को फाइनल पीएच वैल्यू के करीब नहीं लेके जाना है, उससे यू हैव टू स्टॉप वे बिफोर दैट, काफी पहले आप रोक देंगे। और रोकने के बाद अब आपने पीएच 11 को, जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ अल्कली ऐड करवाते जाएंगे तो अल्टीमेटली पीएच विल अप्रोच द फाइनल वैल्यू जो कि 11 पीएच है। लेकिन वहां पे ये जो आप ग्राफ बनाएंगे, अब आपने इस ग्राफ को इस तरह से कर्व करना है, दिस इज योर ग्रेजुअल चेंज। इसको मैं कहता हूं ये ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल चेंज जब आपको दिखेगा ना, इट मीन्स के वीक एसिड या वीक एल्कली यूज हो रहा है। अब अल्कलाइन रेंज में आपको ग्रेजुअल चेंज दिख रहा है तो मतलब वीक एल्कली यूज हुआ हुआ है। और एसिडिक रेंज में आपको स्लो चेंज नजर आ रहा है तो इट मींस के स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ हुआ है। राइट। अच्छा, अगेन इस ग्राफ का जो एंड मिड पॉइंट है, जो वर्टिकल लाइन हमने बनाई है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम एंड पॉइंट कहेंगे। अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंड पॉइंट की, वो शायद अब तक ये थी फ्रॉम ग्रेड 11 के एंड पॉइंट इज दैट हैपेंस एट pH 7। लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट जो आएगा वो बिलो pH 7 आ रहा है। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन करवाएंगे तो एंड पॉइंट विल कम बिलो pH 7। मतलब एंड पॉइंट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक alkali titration will be in acidic range that is below pH 7। मतलब इस वर्टिकल लाइन को आपने ऐसे बनाना है कि इसका मिड पॉइंट 7 से कम आए, या आपने अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से ही बनाना है, और ये बन जाएगा। अगर आप इसका वैल्यू पीएच वर्टिकल लाइन को 11 से पहले रोक देंगे, काफी पहले, और फिर कर्व बनाएंगे तो ये एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका 7 से कम बनेगा। इसी तरह अगर मैं उल्टा करता हूं, उसको उल्टा करने का क्या मतलब है कि मैं अब फ्लास्क में वीक अल्कली ले लेता हूं और ब्यूरेट में अपना स्ट्रॉन्ग एसिड लेके वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड करवाएंगे।
जब वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, देखो एसिड स्ट्रांग है तो पीएच की वैल्यू 1 और 11 के बीच में होगी क्योंकि अल्कली वीक है। हमारा ग्राफ जो है इस बार स्टार्ट होगा अल्कलाइन रेंज से। अब अल्कली हमारा वीक है तो ग्रेजुअल चेंज दिखेगा आपको। ग्रेजुअल चेंज से क्या मतलब है कि आपकी कर्व बनेगा इस तरह से। ठीक है, अभी आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लो चेंज नहीं दिखाना है, यू हैव टू शो अ कर्व। अच्छा, उसके बाद किसी वॉल्यूम पे आके टाइट्रेशन कंप्लीट होगी तो दिस लाइन विल बिकम हॉरिजॉन्टल। अब क्योंकि एसिड स्ट्रांग है तो आपने इसके पीएच की वैल्यू 1 के करीब लेके आके इस वर्टिकल लाइन को रोकना है और फिर यहां से स्लो चेंज शो करना है। नाउ योर एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए यहां पे स्लो चेंज नजर आ रहा है। एंड योर एल्कली इज अ वीक एल्कली, इसलिए यहां पे आपको ग्रेजुअल चेंज नजर आएगा। इस लाइन में जब यह लाइन बनी है वर्टिकल लाइन, इस लाइन का अगर आप मिड पॉइंट देखेंगे तो अगेन इट इज बिलो pH 7। चाहे आप कर्व वॉल्यूम ऑफ एल्कली ऐड करके बनाए या वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड करके बनाए, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आपका बिलो 7 आना चाहिए। अभी बिलो 7 आने का रीजन पता है क्या है? अभी रीजन वैसे तो हमें जानना नहीं है क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली ये जो हमारा सारा काम है ना, ये हमारा A2 का होता है। इन्होंने A2 से निकाल के टाइट्रेशन कर्व यहाँ ऐड तो करवाया है लेकिन सारी चीजें ऐड नहीं करवाई है सिलेबस में। लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप अभी डेवलप कर सकते हैं, इतनी आपने केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ ली है एसिड एंड बेसिस की। देखो बेटा, अगर मैं वीक एल्कली यूज कर रहा हूं ना, जैसे अमोनिया की आपने एग्जाम्पल पढ़ी है, जब अमोनिया एल्कली बनाता है एक्वस अमोनिया तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसी एसिड के साथ HCl के साथ, तो वो बनेगा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये जो हमारा सॉल्ट बना है, देखो जब हम अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस जब देखा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। वो चेंज क्या होनी चाहिए? वो ये चेंज होना चाहिए कि जब मैं वीक बेस यानी कि अमोनिया को वाटर में डाल रहा था तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टैब्लिश हो रहा था। इसमें अमोनियम आयंस जो होते हैं वो बेसिकली एज अ एसिड काम करते हैं, क्योंकि जब ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट टू लेफ्ट जाएगा तो अमोनियम आयन दे एक्ट एज एन एसिड। अमोनिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ बेस, क्योंकि जब ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो अमोनिया मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो वो बेस है। लेकिन जब ये राइट टू लेफ्ट जाएगा तो अमोनिया आयन विल एक्ट एज एन एसिड। तो इस अमोनिया जो वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है अमोनियम आयन। देखो एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे ऑल द एसिड हैज बीन कंप्लीटली रिएक्टेड विद द अल्कली और वाइस वर्सा, और ऑल द अल्कली हैज बीन कंप्लीटली रिएक्टेड विद द एसिड। एंड पॉइंट का मतलब वो होता है। अब यहां पे जो हमारा एंड पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ये है कि सारा का सारा एसिड रिएक्ट होके खत्म हो गया। अगर सारा का सारा एसिड और अल्कली एग्जैक्टली रिएक्ट होके खत्म हो गए, हाउ कम दिस पीएच इज नॉट 7? अब देखो, अब ये अंडरस्टैंडिंग चेंज करो। एंड पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि पीएच 7 होना चाहिए। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि सारा का सारा एसिड और अल्कली रिएक्ट होके आपस में खत्म हो जाए, देयर विल बी नो एक्सेस एसिड और अल्कली। ठीक है। अब अगर मैं वीक एल्कली, देखो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली रिएक्ट करवा रहा था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमारा एंड पॉइंट एग्जैक्टली pH 7 पे आया था। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में सोडियम क्लोराइड, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एल्कली था सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो जो सॉल्ट बना था सोडियम क्लोराइड ऑफ वाटर। ये जो सॉल्ट बना है ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट। ये सॉल्ट किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस नहीं है। लेकिन जब मैं वीक एल्कली या वीक एसिड यूज करवाता हूं ना, जैसे यहाँ पे मैंने वीक एल्कली यूज करवाया था, तो वीक एल्कली पार्शियली आयनाइज होगा और उसका जो राइट हैंड साइड पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा वीक बेस से, जब भी राइट साइड पे वो एक्सेप्ट करके H पॉजिटिव आयन जो चीज बनाएगा उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। मतलब ये जो सॉल्ट बन रहा है इस टाइट्रेशन में, लेट्स से वो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। और क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसमें अमोनियम आयन है, एंड वी हैव वेल एस्टैब्लिश्ड दैट अमोनियम आयन एक्ट एज एन एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का है ना इसको, तो इसका मतलब है
न्यूट्रलाइजेशन पे जब सारा का सारा एसिड और अल्कली रिएक्ट होके खत्म हो गया है, तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर बना हुआ है, लेकिन ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो इटसेल्फ इज एसिडिक, जिसकी वजह से पीएच की वैल्यू है एंड पॉइंट पे वो देखो 7 से कम आ रही है। सिमिलरली जब मैं वीक एसिड यूज करूंगा तो वीक एसिड का जो काउंटर पार्ट होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अगर मैं वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एसिड की टाइट्रेशन करूंगा तो एंड पॉइंट अबव पीएच 7 आएगा। बना के देखते हैं। जो हम थर्ड केस लेते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का लेते हैं। इसमें पीएच की वैल्यू लेट से, अगर मैं वीक एसिड ले रहा हूं तो पीएच की वैल्यू मैंने 3 और स्ट्रॉन्ग एल्कली ले रहा हूं तो 13 के बीच में रखनी है। अब मैंने फ्लास्क में अगर एसिड लिया हुआ है तो मैं एल्कली ऐड करवा रहा हूँ। अब एसिड क्योंकि मेरा वीक है तो देखो यहाँ पे ना ये इस तरह से कर्व बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से स्लो चेंज शो करते, लेकिन ये क्योंकि वीक एसिड है तो ये ग्रेजुअल चेंज शो करेगा। और उसके बाद कहीं पे लाइन वर्टिकल होगी और वर्टिकल होके क्योंकि एल्कली स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो पीएच 13 को अप्रोच करेगी और उसके बाद स्लो चेंज करके 13 तक आ जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली जो वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट बनेगा वो एंड पॉइंट है, वो आ रहा है पीएच अबव देन 7। आप कुछ भी कर लेना, अगर मैं आपको कोई वैल्यूज ही ना बताऊं और आप ये खुद बनाने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली ग्राफ ऐसा बनेगा। आप कहेंगे हमें कैसे पता? देखो मैं एक चीज दिखाता हूं। आपने करना क्या है स्टैटिस्टिक्स का बनाने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने लिया है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली। वीक एसिड में जैसे आपने ले लिया इथेनोइक एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली में जैसे आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट बनेगा वो है सोडियम इथेनोइक, साथ में बनेगा वाटर। इसके जो पीएच है वो हम 3 ले रहे हैं, वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो पीएच में 13 ले रहा हूँ। आप इसका टाइट्रेशन कर्व बना रहे हैं और टाइट्रेशन कर्व में अभी फिलहाल आप ब्यूरेट में एल्कली ले रहे हैं। यू आर एडिंग वॉल्यूम ऑफ एल्कली फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क वेयर यू हैव एसिड। अब एसिड है उसमें तो उसके पीएच की वैल्यू एसिडिक रेंज से स्टार्ट होगी। अब एसिड वीक है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो वो पीएच की वैल्यू मैं कह रहा हूं आप 13 पे एंड करें इसको ले जाके, तो मतलब ग्राफ जो बनेगा वो इन बिटवीन पीएच 13 और पीएच 3 बनेगा। अगर एल्कली वीक है तो इसका मतलब है जो वर्टिकल लाइन होगी वो आप 13 के पीएच तक लेकर आएंगे और उसके बाद स्लो चेंज शो करेंगे यहाँ पे। और एसिड वीक है तो इसका मतलब है आप स्लो चेंज शो नहीं कर सकते, आपने ग्रेजुअल चेंज शो करना है। और ग्रेजुअल चेंज शो करने के लिए आप एटलीस्ट ग्राफ में कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप कर्व अगर यूं बनाते हैं तो ये तो स्लो चेंज है ना, यू हैव टू शो सम स्टीपनेस टू द कर्व, तो अब स्टीपनेस शो करेंगे यहाँ पे। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो वर्टिकल लाइन आएगी उसका एंड पॉइंट हमेशा ऑटोमेटिकली पीएच 7 से अबव ही आ रहा होगा। तो दिस स्लो चेंज शोस कि आपका एल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली है। एंड दिस ग्रेजुअल चेंज शोस के जो आपका एसिड है वो वीक एसिड है, राइट? एंड द एंड पॉइंट or the equivalence point is the point where all the acid must have reacted completely with the alkali, but still the pH is not 7. Why? Because the salt that we are getting is an alkaline salt. ये बेसिक सॉल्ट है। अभी बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये जो इथेनोएट आइंस है दे एक्ट एज अ बेस। हाउ? if you have this ethanoic acid dissolve into water, you know it is a weak acid, so there will be a reversible reaction and you will get ethanoate ion NH positive ion. When this equilibrium is going left to right,
इथेनोइक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर विल एक्ट एज अ बेस। ठीक है, वाटर में आपको पता है ना वो H2O आयन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन आयन तो नहीं बनाता, इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, when this equilibrium will move right to left, ethanoate ion will accept back NH positive ion, तो ethanoate ion will act as a base। इसको हम कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन रहा है वो इथेनोइक एसिड एंड इथेनोएट आयन वाला बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ बेसिक। तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फाइनल सॉल्ट एंड वाटर जो है उसमें से सॉल्ट जो है वो बेसिक है। जो एक्स एक्सिस पे आप फायजा बेटा, जो एक्स एक्सिस पे आप वॉल्यूम ले रहे हैं वो ऑब्वियसली आप चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो आप ब्यूरेट से जो चीज ऐड करवाते हैं उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं ना, तो वो वॉल्यूम इन द ब्यूरेट है। हमने अल्कली का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो अभी अल्कली ब्यूरेट में लिया हुआ है। अगर मैं एसिड को ब्यूरेट में लूंगा तो अल्कली को फ्लास्क में लूंगा। तो उस केस में जो हमारा ये ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी देख लेते हैं चलो। बनेगा ग्राफ अभी भी pH 13 और pH 3 के बीच में, क्योंकि अल्कली स्ट्रांग है और एसिड वीक है। और जो ग्राफ का कर्व स्टार्ट होगा अब, क्योंकि आप फ्लास्क में अल्कली लेके बैठे हुए हैं, तो अल्कलाइन रेंज से स्टार्ट होगा। अल्कली स्ट्रांग है तो पीएच स्लो चेंज होगा। ठीक है, लाइन मैंने स्लो चेंज शो की है, किसी एक पॉइंट पे वो वर्टिकल लाइन बनेगी। अब अगर मैं उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं pH 3 तक नहीं लाऊंगा, क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू स्टॉप दिस लाइन बिफोर pH 3, अवे बिफोर pH 3। ठीक है, इतना करीब लाके रोकोगे तो स्ट्रॉन्ग के लिए होगा, तो आपने उसको ऊपर रोकना है। जब आप उसको ऊपर रोकेंगे तो फिर इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो फिर ये जाके ऐसे कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्लो चेंज आपके पास आ रहा है अल्कलाइन रेंज में, ये शो कर रहा है कि आपने एस अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है। और ये जो आपके पास ग्रेजुअल चेंज आ रहा है एसिडिक रेंज में, दिस शोस के आपने जो एसिड लिया हुआ है वो वीक एसिड लिया हुआ है। ठीक है जी। अब इस वर्टिकल लाइन का अगर आप मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट शुड बी अबव द pH 7, वो ऑटोमेटिकली अबव pH 7 आ जाएगा आपका। दिस इज द एंड पॉइंट। हाँ, अगर एक ही एसिड और अल्कली है तो जरूरी नहीं है फायजा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कंसेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। शी इज आस्किंग कि क्या ये जो टाइटर वॉल्यूम हमारे पास आया है वो दोनों कर्व में सेम आएगा, मतलब जो आपने वॉल्यूम ऑफ अल्कली लग रहा है टाइट्रेशन कंप्लीट करवाने के लिए वही वॉल्यूम ऑफ एसिड लगेगा, तो नहीं भाई, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द एसिड एंड अल्कली रिएक्टिंग एंड द कंसेंट्रेशन एंड द वॉल्यूम दैट यू आर यूजिंग। बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब दिस टाइटर वॉल्यूम ऑफ एसिड and this tighter volume of alkali may or may not be same, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़े, इसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, वन लास्ट केस, वीक एसिड एंड वीक एल्कली। वीक एसिड और वीक एल्कली का जब आप कर्व बनाएंगे तो यू हैव टू स्टार्ट दी पीएच एसिड का 3 और 11 के बीच में, और उल्टा करेंगे तो वो भी उसी रेंज में एंड होगा। दोनों में ग्रेजुअल चेंज शो होगा। ठीक है, तो दोनों का जब ग्रेजुअल चेंज शो करोगे तो जब वर्टिकल लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट 7 पे आ रहा होगा। जब दोनों ही वीक होंगे ना तो मिड पॉइंट दोबारा से, एंड पॉइंट दोबारा से 7 पे आएगा। जब दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो एंड पॉइंट 7 पे आएगा। ठीक है, जब दोनों ही हमारे पास, जैसे वीक अल्कली है विच इज अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी नॉट क्लोराइड। अगर हमारे पास वीक एल्कली है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद वीक एसिड इथेनोइक एसिड, तो इससे जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम इथेनोएट। अब सोडियम इथेनोएट में इथेनोएट आइंस विल एक्ट एज अ conjugate
बेस एंड अमोनियामाइन विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करवा देंगे, सॉल्ट बना है अब न्यूट्रल बना है, ठीक है। तो इसलिए एंड पॉइंट पे 7 पे आ रहा हो। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। वजिया कौन सी बात रिपीट करनी है? टाइट्रेशन कर्व और ये लास्ट वाली बात जो की है हमने कि वीक एसिड और वीक एल्कली में भी एंड पॉइंट पीएच 7 पे आएगा। लास्ट वाली। देखो बेटा, अगर मैंने वीक एसिड लिया है तो वीक एसिड से जो उसका सॉल्ट बनता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और वीक एल्कली से जो उसका सॉल्ट बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब इसके वीक एल्कली के कॉन्जुगेट एसिड से, मतलब वीक एल्कली के इस पार्ट से और वीक एसिड के इस पार्ट से मिलके सॉल्ट बन रहा है ना, तो इस बार सॉल्ट में हमारे पास एक सॉल्ट का जो कैटाइन है वो कॉन्जुगेट एसिड है और सॉल्ट का जो एनाइन है वो कॉन्जुगेट बेस है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज रखेंगे, मतलब सॉल्ट जो है वो अब न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है, आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। उससे पहले जैसे मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली ले रहा था, तो उसमें जो मेरे पास सॉल्ट बन रहा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली में, वो बेसिक सॉल्ट बन रहा था। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली ले रहा था तो उसमें जो सॉल्ट बन रहा था वो एसिडिक सॉल्ट बन रहा था। ठीक है, समझ आती है बात ये वाली? अच्छा, इस चीज को बस इतना समराइज रखो कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली लूंगा या वीक एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन कराऊंगा, तो जो मेरा एंड पॉइंट आएगा वो पीएच 7 पे आना चाहिए। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली लेता हूँ, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली में एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो पीएच की वैल्यू एसिडिक रेंज में आएगी। और अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली लेता हूँ तो हमारी पीएच की वैल्यू जो होगी वो अल्कलाइन रेंज में आएगी 7। अब एल्कली, ए फॉर एसिड ए फॉर एल्कली, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कली को बेस कह देता हूँ, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है और एल्कली वीक है तो एसिडिक रेंज में एंड पॉइंट आएगा। एल्कली स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो एल्कलाइन रेंज में आएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 7 पे आएगा, दोनों वीक है तो 7 पे आएगा। सॉल्ट का पीएच एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। एंड पॉइंट सॉल्ट की, एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट का जो पीएच वैल्यू है वो सॉल्ट के पीएच पे डिपेंड कर रही है, उल्टा हो गया। बिल्कुल फायदा ऐसे ही बनेगा। देखो मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ, इसके क्वेश्चन में ना इतनी कॉम्प्लिकेशन है नहीं। वो क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये मैंने थोड़ा सा बियॉन्ड सिलेबस जाके आपको ये बातें बताई हैं। लेकिन हम इसको ना अब यहीं पे रोकेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं ना इसका कैसा आता है। अच्छा देखो, ये कर्व बना क्यों रहे हैं? टाइट्रेशन कर्व बनाने से हमें फायदा क्या हो रहा है? टाइट्रेशन कर्व बनाने से हमें फायदा ये हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जब भी आप टाइट्रेशन करते करते हैं प्रैक्टिकल लैब के अंदर, तो आपको कभी ये नहीं कहा जाता कि आप इंडिकेटर खुद ही चूज कर लें। आपको हमेशा एक सुटेबल इंडिकेटर दिया जाता है। मोस्टली इन द क्वेश्चन दे राइट यूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुटेबल इंडिकेटर? देखो मरियम, अगर आप सॉल्ट की टर्म्स में पीएच को याद करने जाओगे ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आपको पता है सॉल्ट एसिडिक है तो पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में होगा, बिल्कुल। लेकिन आप सॉल्ट की टर्म्स में याद ना करें ना, आप याद करें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली है तो पीएच एसिडिक रेंज में होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एसिड है तो पीएच अल्कलाइन रेंज में होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ।
आई थिंक मैं तरीके से इसको लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज ही रहोगे। देखो बेटा, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली है, एंड पॉइंट पीएच 7 पे होगा। अगर मेरे पास वीक एसिड और वीक अल्कली है, तो भी एंड पॉइंट जो होगा वो पीएच 7 पे होगा। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक रेंज में पीएच होगा। अगर हमारे पास लेट्स से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली है, एंड पॉइंट अल्कलाइन रेंज में होगा। सही है, अब हो जाएगा। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये टाइट्रेशन, कर्व बना क्यों रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? देखें भाई, आपके पास जो इंडिकेटर्स है ना, अगर आप ओ लेवल के क्वेश्चंस रिकॉल करें, तो ये थोड़ी है कि इंडिकेटर जो है वो अपना पीएच की वैल्यू 7 पे, सारे इंडिकेटर्स पीएच 7 पे कलर चेंज करते हैं, मतलब 7 से पहले वो कुछ और कलर के होंगे और 7 के बाद कुछ और कलर के होंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आप ओ लेवल के कुछ क्वेश्चंस रिकॉल करें, तो आपके पास एक एमसीक्यूज आते थे जिसमें वो ऐसे डिफरेंट इंडिकेटर्स के डिफरेंट कलर्स देते थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड है, अल्कली में येलो है। अब अल्कली में येलो का क्या मतलब है? अल्कली में येलो का मतलब है कि 7 से ऊपर अल्कली होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे ओ लेवल में ही क्वेश्चन आपके पास आते थे, मिथाइल ऑरेंज है, पीएच 3.5 से पहले पहले रेड है, 3.5 के बाद येलो है। तो क्या ये पीएच 7 पे कलर चेंज दे रहा है? नहीं दे रहा ना। इसी तरह ये मिथाइल रेड है, ये पीएच 5.5 से पहले रेड है और 5.5 के बाद येलो है। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपका जो एंड पॉइंट आ रहा है वो पीएच 7 पे आ रहा है, और आपके मिथाइल ऑरेंज ने तो 3.5 पे कलर चेंज दे दिया है, तो आपने तो सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज ही नहीं करवाया। अगर आप टाइट्रेशन ऐसे ही कर रहे हैं, आपका जो एंड पॉइंट है वो पीएच 7 पे आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की टाइट्रेशन कर रहे हैं, और आपने इसमें यूज कर लिया इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज ने 3.5 से ऊपर कलर चेंज करवा देना है। 3.5 से पहले पहले वो रेड था, 3.5 के बाद जो है वो येलो कलर दे देगा। मतलब अगर मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज डालता हूँ, तो उसने क्या करना है, 3.5 के बाद ही येलो कर देना है सोल्यूशन को। आपका एंड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन होनी थी पीएच 7 पे, आपको लगा कि कलर चेंज हो गया, एंड पॉइंट आ गया, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। ठीक है, आपने पीएच की वैल्यूज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए याद रखनी है उमर, वीक एसिड और वीक एल्कली के लिए याद रखनी है। लेकिन अगर आप ये जो इंडिकेटर्स की पीएच की बात कर रहे हो, तो ये आपने याद नहीं रखनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने टाइट्रेशन कर्व्स क्यों बनाए। हमने टाइट्रेशन कर्व्स इसलिए बनाए कि मैं सुटेबल इंडिकेटर यूज कर सकूं, मतलब मुझे मिथाइल ऑरेंज के पीएच के बारे में बताया जाएगा कि जो मिथाइल ऑरेंज है उसका जो कलर चेंज होता है वो पीएच 3.5 से पहले पहले वो येलो है, और 3.5 से पहले पहले वो रेड है, और 3.5 के बाद जो है वो येलो है। तो वो 3.5 के पीएच के आसपास कलर चेंज करता है। अगर मेरा एंड पॉइंट, मुझे कलर चेंज कहाँ चाहिए, मुझे कलर चेंज एंड पॉइंट पे चाहिए, जहाँ पे सारा का सारा एसिड रिएक्ट होके खत्म हो गया बाय दी अल्कली और वाइस वर्सा। मुझे तो वो एंड पॉइंट चाहिए ना। तो मुझे ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो उस जगह पे कलर, उस पीएच की वैल्यू पे कलर चेंज दे अपना। तो मिथाइल ऑरेंज इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिनोल्फिथलीन यूज कर रहा हूँ, फिनोल्फिथलीन भी जो है वो अपना कलर चेंज दे रहा है पीएच 8.2 के बाद, तो ये भी मेरे लिए बेकार है। मेरा तो एंड पॉइंट आके गुजर चुका हुआ है, मैं एल्कली डाले जा रहा हूँ डाले जा रहा हूँ, कलर चेंज ही नहीं आ रहा, कलर चेंज आएगा 8.2 के बाद, तो न्यूट्रलाइजेशन तो कब की खत्म हो चुकी थी।
तो मुझे ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि इस 7 के आसपास कलर चेंज देना, एग्जैक्ट 7 पे ना दे रहा हो, नहीं देता कोई भी एग्जैक्ट 7 पे, 7 के आसपास दे रहा हो। इसलिए टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई एंड पॉइंट, अब जैसे इसका इसमें हमारे पास अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो टाइट्रेशन कर्व है ये इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली, क्योंकि अल्कलाइन रेंज में कर्व आ रहा है, ठीक है, वीक एल्कली है इसमें। इसमें जो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट आ रहा है वो एसिडिक रेंज में आ रहा है। अब ये मेरा एंड पॉइंट आ रहा है 4, मुझे ऐसा इंडिकेटर दो जो पीएच 4 के आसपास कलर चेंज है, ठीक है। तो वो पीएच की, अब ये एएस में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ए टू में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि वो 4-5 इंडिकेटर्स देते थे और बताते थे कि इसके पीएच की वैल्यू, मतलब कलर चेंज इसके इस पीएच से आगे पीछे होगा। तो हम एंड पॉइंट देखते थे, हम देखते थे कि भाई वो इंडिकेटर चूज करो जो कलर चेंज पीएच 4 के आसपास देगा, ठीक है। अभी तक फिलहाल ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। जैसे यहाँ पे इस कर्व में स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एसिड का कर्व है, यहाँ पे आपके पास एंड पॉइंट आ रहा है पीएच 9 पे। तो वी नीड सच एन इंडिकेटर जो कि हमें कलर चेंज दे पीएच 9 के आसपास। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ कि वी हैव 3 इंडिकेटर्स ए बी एंड सी। इंडिकेटर ए इज येलो बिफोर पीएच 7 एंड इट इज ब्राउन अबव पीएच 7, ठीक है, ये कलर मैंने ऐसे सपोज कर लिए। Indicator B is colorless before pH 4 and it is purple beyond pH 4. Indicator C is red below pH 8 and it is blue beyond pH 8. अब which indicator should I choose to get the most accurate end point? ठीक है, जो मोस्ट एक्यूरेट एंड पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारा ऐसा इंडिकेटर हो जो कि पीएच 9 के आसपास कलर चेंज दे। ए जो है वो पीएच 7 के पास दे रहा है जो 9 से दूर है। 4 जो है वो पी इंडिकेटर बी जो है वो पीएच 4 के आसपास कलर चेंज दे रहा है जो कि 9 से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो ये हमारा सुटेबल इंडिकेटर इस केस में सी होना चाहिए अगर यही ऑप्शंस गिवन है तो। गॉट इट। क्वेश्चन कैसा अब तक आ चुका हुआ है इसका, तो वो मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इजी। अब ये क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन में इज सेइंग वी हैव 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl एडेड टू अ बीकर एंड द पीएच इज रिकॉर्डेड। दे आर नॉट यूजिंग द कॉनिकल फ्लास्क, क्या यूज कर रहे हैं, ब्यूरेट यूज कर बीकर यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइट्रेशन तो करवा रहे हैं ना। अब HCl अमोनिया डाल रहा है HCl में, लेकिन वो ब्यूरेट से नहीं डाल रहा, 5 cm क्यूब करके डाल रहा है, मतलब इज ट्राइंग टू टाइट्रेट the acid that is present into this beaker. He is adding ammonia in small portions, but we would consider it a sort of titration अगर आगे ये कहता है titration कर्व बनाओ। आगे कह रहे थे pH of the mixture is monitored until all the ammonia is added, जाहिर है pH monitor कर रहा है तो we can make a titration curve. Describe what is meant by strong Bronsted-Lowry acid. A strong Bronsted-Lowry acid is an acid that ionize that पहले आप acid को define किया करें इसमें। acids are proton donors and strong acid are those which ionizes completely in aqueous solution. Ammonia is a weak base. Construct an equation that shows the behavior of ammonia as a weak base. तो ammonia weak base के तौर पे क्यों काम करता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो we get a reversible reaction which gives you ammoniamine and hydroxide ion, ठीक है। नाउ आगे कह रहे हैं वी हैव टू मेक अ स्केच टू शो द चेंज इन पीएच व्हिच अकर्स व्हेन HCl इज टाइट्रेटेड विद अमोनिया। तो इन शॉर्ट टाइट्रेशन कब मांग रहा है आपसे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या एसिड जो HCl यूज किया हुआ है उसका पीएच दिया हुआ था, कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको बस सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो अमोनिया है वो वीक बेस है। अब ये केस कौन सा बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला केस बन गया। तो अब आपने इसका टाइट्रेशन कर्व खुद ही बनाना है और आपने स्टार्टिंग पीएच और फाइनल पीएच क्या लेंगे। आपने बीकर में एसिड लिया हुआ है तो पीएच स्टार्ट होगा एसिडिक रेंज से। अब इसने दिया हुआ ही नहीं है आपको पीएच एसिड का, तो अब आपको खुद ही लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यूज आप याद रखेंगे, रखनी पड़ेंगी याद, ये इसी तरह से होगा क्वेश्चन। अच्छा जी, अब पीएच में HCl जो है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हम ऊपर से ऐड करवा रहे हैं तो एसिडिक रेंज से पीएच स्टार्ट होगा। अब मैंने ये पीएच ले लेना है, अब ये 0 दिया हुआ है तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 1 ले लेता हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है।
और यहां से मैं कर्व स्टार्ट करूंगा। एंड कहाँ करना है? अमोनिया पे। अमोनिया वीक बेस है तो मैं 11 लूंगा पीएच, 8 9 10 11 यहाँ पे। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो चेंज होगा एसिडिक रेंज में वो स्लो चेंज होगा, फिर वर्टिकल लाइन आएगी। अब मसला ये है कि वर्टिकल लाइन में कहाँ से बनाऊं? मुझे तो ये बताना होगा ना कि कौन से वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है, एंड पॉइंट आया है। टाइटर वॉल्यूम, तो टाइटर वॉल्यूम तो ही नहीं बताया हुआ, मैं ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कहीं भी उठा सकता हूँ। इन्होंने देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि HCl जो बीकर में लिया है ना, वो लिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और इनके पास जो अमोनिया है वो 50 cm क्यूब है। लेकिन क्या 50 cm क्यूब अमोनिया पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या पहले हो गई, ये तो नहीं कहा हुआ ना कहीं। टोटल अमोनिया एडेड टू HCl। अब वो क्या पता एक्सेस में डाला हो आपने, टाइट्रेशन पहले हो गई हो, एंड पॉइंट पहले आ गया हो। अगर आप 50 cm क्यूब डालेंगे तो इन्होंने तो ग्राफ ही 50 cm क्यूब का दिया हुआ है, तो आपका तो कर्व यहीं तक आ जाएगा। आगे क्या बनाओगे फिर? आगे तो कर्व ग्राफ से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जो आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट आपका 50 cm क्यूब से पहले कंप्लीट हुआ है। अब 50 cm क्यूब से पहले कितना कंप्लीट हुआ है वो आपको निकालनी पड़ेगी, और वो आपको निकालनी आती भी है। देखो, आपको रिएक्शन इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसमें। इसमें यू हैव HCl रिएक्टिंग विद अमोनिया। अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? व्हेन इट गोना रिएक्ट इट विल प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। अगर आप इक्वेशन इस तरह से बना रहे हैं कि HCl और अमोनिया की जगह आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे फिर आप सॉल्ट भी लिखेंगे और वाटर भी लिखेंगे। दोनों केसेस में जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो एसिड और अल्कली में 1:1 का ही रेशियो आना है। दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एसिड की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम से एसिड के मोल्स निकालेंगे, स्टोइचियोमेट्री से अमोनिया के मोल्स निकालेंगे, और अमोनिया के वो मोल्स यूज करके मैं उसकी कंसेंट्रेशन के साथ वॉल्यूम निकालूंगा अमोनिया का, कि जो कि यूज होगा टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इनटू द बीकर। मतलब एसिड के अगर मैं मोल्स निकालूं तो एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1 है, वॉल्यूम 25 cm क्यूब है, डिवाइडेड बाय 1000। तो 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.0025। तो अमोनिया के भी इतने ही मोल्स आएंगे, 0.0025। अब इतने मोल अमोनिया की कितनी वॉल्यूम से निकल के आएंगे? अमोनिया की कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना लगेगा इस अमोनिया का टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट इनटू द बीकर, डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये मेरे पास आ जाएगी 25 dm क्यूब, मतलब 25 cm क्यूब। यही काम आपने शायद ग्रेड 11 में इस फॉर्मूला से भी किया होगा। अगर ये फॉर्मूला याद कर लें तो ये जल्दी हो जाएगा, C1V1/N1 C2V2/N2, जिसमें से ये जो 1 वाली टर्म्स हैं ये हम एसिड के लिए ले लेते हैं, और ये जो 2 वाली टर्म्स हैं ये हम एल्कली के लिए ले लेते हैं। अब एसिड के लिए जो हम कंसेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो गिवन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम जो हम यूज कर रहे हैं, जो न्यूट्रलाइज एसिड का तो सारा का सारा वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करवाना है ना, अमोनिया का आपने सारा डालना है नहीं डालना वो आपने देखना है, किस अमोनिया के किस वॉल्यूम में न्यूट्रलाइजेशन होगी वो निकालना है आपने। एसिड का तो 25 cm क्यूब जो बीकर में वो सब न्यूट्रलाइज करवाना है आपने। और जो मोल्स होंगे N1 जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली इन दिस फॉर्मूला द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स दैट आर यूज्ड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो HCl के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। N1 की जगह आप 1 रखेंगे। C2V2/N2 मैंने अल्कली के लिए लिया हुआ है। अल्कली की जो कंसेंट्रेशन आ रही है वो तो गिवन है 0.1। अमोनिया की वॉल्यूम कितना लगेगा उसका वो आपको निकालना है, और मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं? 1 है। जब आप V2 निकालेंगे यहाँ से तो 0.1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 25। मतलब अमोनिया के 25 cm क्यूब पे ये सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। अभी निकालना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 25 एसिड भी 25 था तो अमोनिया भी 25 ले लिया, ये जरूरी नहीं है। अब जब आप इस कर्व को बनाएंगे तो इस कर्व में स्लो चेंज दिखाएंगे पहले आप, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है, और 25 पे आपने वर्टिकल लाइन ऊपर लेके जानी है। वर्टिकल लाइन कितना ऊपर लेके जाओगे? अब ये आपके पास जो एल्कली है वो वीक एल्कली है। वीक एल्कली में हम बिल्कुल क्लोज तो नहीं लेके जाते, उससे काफी पहले रोकते। यहाँ रोक के फिर आप एक कर्व बनाएंगे लाइक दिस। अब अगर आप एंड पॉइंट देखेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट इस वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट बिलो 7 आ रहा है, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है, एल्कली वीक है। एंड पॉइंट का कुछ बोला हुआ नहीं है, बस टाइटेशन का बनाना था। दिस विल अर्न यू मार्क। क्या क्या मार्क मिलेंगे आपको? ये आपने वॉल्यूम टाइटर वॉल्यूम सही बनाया, इनिशियल पैनल सही बना दिया, कर्व की शेप सही बना दी। ये कम मार्क्स का आ रहा है जिस हिसाब से इस पे मेहनत हो रही है, लेकिन
हैपेजिडली डाल दिया है एस में A2 का आधा अधूरा निकाल के कॉन्सेप्ट, लेकिन जो है हम बस ट्राई कर सकते हैं कि मैक्सिमम जितना सीख लें इसमें से सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसमें आपसे पहले कह रहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन करेंगे पहले आप एसिड डिफाइन करें, दैट गिव्स, क्योंकि 2 मार्क्स की है ना, तो आप लिखेंगे एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइजेस या डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन aqueous solution. How do I know stoichiometric moles are 1:1? Because I made this equation and I balance this equation. HCl and ammonia, they are reacting in 1:1 ratio. Had it been sulfuric acid, तो फिर 1:2 का रेशियो आ रहा होता। ठीक है वजीहा। रामीन, आप किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड की? ओके, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन इज H positive ion, and strong acids ionizes completely in aqueous solution. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सेज डिस्क्राइब वन डिफरेंस इन द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर टू द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। अब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज और आयोडीन बन रहा है, तो कलरलेस, कलर जो है वो कलरलेस से पर्पल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन कर नहीं रहा था, केपी वाला आ गया ना, ये बाद में करेंगे हम, अभी मैं टाइटेशन कर्व का क्वेश्चन करा दूं, इसमें भी ये डेफिनेशन थी। अच्छा, इसमें आपके पास, अच्छा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और वेग है, मतलब इसमें आपको ये कहा हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन हैलाइड है। कह रहे हैं कि ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो इसने यूज किया हुआ है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बताना चाह रहा है वो, क्योंकि वो तो मैंने याद नहीं करवाया ना। हाँ, अब दिख रहा है 2 टाइटेशन कर्व बनाना है। एक ये मतलब वो अलग अलग टाइट्रेशन है, ये उल्टा वाला नहीं है, फ्लास्क में वो कर दिया और उल्टा कर दिया, ये अलग अलग टाइट्रेशन कर्व है। दोनों में वॉल्यूम ऑफ एल्कली ऐड करवा रहे हैं, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ा है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड उसने बता दिया कि हाइड्रोजन हैलाइड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग है। कर्व जो बनेगा स्ट्रॉन्ग के बीच में बनेगा, मतलब अगर मैं इस कर्व की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और खत्म कहाँ कर देते हैं 13 पे स्ट्रॉन्ग एल्किल, एंड पॉइंट 7 पे बनना है, मुझे ये भी पता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्किल है ना। चाहो तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना दो, इजी हो जाएगा ग्राफ बनाना। सारा काम इसमें ये है कि टाइटर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जहां पे रिएक्शन वर्टिकल लाइन ऊपर उठेगी, वो 25 है 28 30 है, वो आपको निकालना है। उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉल्ट, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की इक्वेशन होती है वैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की भी होगी, सॉल्ट एंड वाटर 1:1 का रेशियो आ रहा है। लगाएं फॉर्मूला आप C1V1/N1 वाला, C2V2/N2। कंसंट्रेशन आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना है जिस पे टाइटेशन हो रही है, डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 है। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एसिड की कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना न्यूट्रलाइज करवाना है 25, और उसके स्टोइचोमेट्रिक मोल्स 1 है, तो इसका वॉल्यूम 25 ही आ रहा है। अभी इत्तेफाक है, देखो ये नहीं है कि 25 ही आएगा हमेशा, 25 पे जाके लाइन वर्टिकल होगी, और क्योंकि अल्कली स्ट्रॉन्ग है तो अल्कली तक ले जाके आपने ऐसे करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली का कर्व ऐसा बनेगा। दूसरी वाली टाइट्रेशन में आपके पास अमोनिया जो है ना वो वीक है, वीक एल्कली है, और एसिड जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब कर्व ने स्टार्ट, मतलब एसिडिक रेंज में pH 1 पे, और अल्कलाइन रेंज में अब मैं pH 11 पे जो कि इसको खत्म करूंगा, क्योंकि वीक है ना एल्कली। ठीक हो गया। नाउ आपने करना क्या है, अमोनिया डाल लेना ऊपर से, टाइटर वॉल्यूम निकालने, और टाइटर वॉल्यूम निकालने के लिए आपने रिएक्शन इक्वेशन बनानी है अमोनिया की और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, ये बनेगा अमोनियम ब्रोमाइड।
अगर आप अमोनिया की जगह, आप एक्वस अमोनिया अल्कली इसलिए होता है ना क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ होता है, अगर आप ये लेंगे तो वो भी अमोनियम ब्रोमाइड और वाटर बनेगा, इसमें भी 1:1 का रेशियो है। तो जब आप C1V1/N1, मतलब यही वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं इसमें, कंसंट्रेशन आपके पास अमोनिया की 0.1 है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज होगा, और मोल्स 1 है। एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है, इसका वॉल्यूम 25 न्यूट्रलाइज करवाना है, मोल्स 1। अगेन 25 आ रहा है, इनिशियल क्वेश्चंस है सिलेबस में ऐड होने के बाद, तो यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 25 ही आएगा, इसलिए इतनी लंबी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 25 पे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्लो चेंज, एल्कली वीक है, तो अब मैं इसको उठा के 11 से पहले रोकूंगा ना, और फिर कब बनाऊंगा ऐसे, थोड़ा और कर देते हैं ज्यादा, लाइक दिस। एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली pH 7 से कम आएगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग, एल्कली वीक है। आई बस समझ। हाँ भाई, कौन कौन है अभी क्लास में? चलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, मरियम? हम्म, ब्रेइंग इज फ्राइंग। अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे। आई एम थिंकिंग के लेट्स स्पेंड वन मोर क्लास ऑन इट, क्वेश्चंस करते हैं, थर्सडे तक आप इसके क्वेश्चंस कर लें अगर। नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। बीच में कुछ क्लासेस फिर हम ना इनऑर्गेनिक के पेपर 2 करेंगे। मैंने आपको काफी टाइम दे दिया इनऑर्गेनिक के पेपर 2 ट्राई करने का, अटेम्प्ट करने का। चारों एक साथ बैठ के 1.5 से 2 आवर की क्लास में, जहाँ आप लोगों की क्वेरीज हों वो पूछते जाएं उसमें। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था MCQ 37, 45 एंड 49। चलो भैया, MCQs करके चले जाओ, नेक्स्ट क्लास में हमें पास पेपर्स करने तो हैं। कोशिश करो कि आप इसका पास पेपर्स खुद ही करके अपनी क्वेरीज पूछो ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। 49 भी पूछा था ना, 49। चलो भाई, MCQ 49 जरा आप लोग देख लें। एक पूछा है मरियम ने, वाई इज इथेनोइक एसिड अ स्ट्रॉन्गर एसिड इन लिक्विड अमोनिया देन इन एक्वस सॉल्यूशन? मतलब इथेनोइक एसिड अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्गर एसिड काम कर रहा है, अमोनिया खुद बेस है ना। ठीक है, देखो, इथेनोइक एसिड का काम क्या है? इथेनोइक एसिड का काम है, अगर उसने एज एसिड काम करना है तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करना है। ठीक है, पानी के साथ वाटर उससे H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो वाटर क्या हुआ उसके लिए, बेस हुआ। अगर वाटर उसके H पॉजिटिव आयन को जल्दी जल्दी बुला लेगा तो इथेनोइक एसिड जल्दी जल्दी लूज कर देगा, लेकिन उसके लिए वाटर को एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करना चाहिए था ना। लेकिन यही काम जब मैं अमोनिया के साथ करूंगा, तो अमोनिया जो है वो वीक स्ट्रॉन्गर बेस है देन वाटर। ठीक है, अमोनिया बेसिक है, वाटर बेस, मतलब वाटर इस रिएक्शन में एज अ बेस काम कर रहा है, लेकिन वाटर नेचुरली एज अ बेस काम नहीं कर रहा होता। अमोनिया एज अ बेसिक गैस, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, तो अमोनिया will accept H positive ion from ethanoic acid more readily as compared to water. That's why acid will be losing more H positive ion, or it will be losing H positive ion more quickly with ammonia than water. ठीक है मरियम, तो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मरियम, दूसरा क्या था? 49 से पहले 45। ओके, 45 में दे आर सेइंग कि द डिसोसिएशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड
into nitrogen dioxide is represented by the equation below. रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है, राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। सारे फैक्टर्स प्रेशर वाले और टेम्परेचर वाले अफेक्ट कर सकते हैं इसको। If the temperature of an equilibrium mixture of the gases increase at a constant pressure, will the volume of the mixture increase or decrease and why? अच्छा, जब अगर आप वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक है ना, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड पे इंक्रीज होगा तो 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल ऑफ गैस, तो जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। पार्टिकल्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नेचुरली दे विल ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम। देखो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डीएम क्यूब। इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स दे विल ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम, बट इफ योर कंटेनर इज अ क्लोज कंटेनर दे डू नॉट हैव एनी प्लेस टू गो। बट इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो N2O4 के अगर 10 मॉलिक्यूल थे, वो रिएक्ट हो गए तो NO2 के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 20, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। अब गैसेस में आप साइज थोड़ी ना देखते हैं मॉलिक्यूल का, आप तो देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने आइडियल गैसेस में एक एजम्पशन पढ़ी थी ना कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज। मतलब सारे पार्टिकल, चाहे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है, लेकिन हम उनको एक ही साइज का मान के चलते हैं आगे। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट्स इट। अगर हाँ आप कंटेनर एक्सपेंड नहीं होने दे रहे, क्लोज कंटेनर है, तो फिर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वो कह रहे हैं प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखोगे भाई? जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप ऐसा एक कोई क्या कहते हैं कंटेनर लोगे जिसमें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से जो प्लंजर है, ये पिस्टन है, ये मूव करेगा। मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड करने दिया है आपने उस गैस को, सम हाउ वॉल्यूम उसका एक्सपेंड हुआ है, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने पे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए था। समझ आई बात? तो द वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये बात सही है, बट ओनली बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट। अच्छा, बात तो सही है, वॉल्यूम विल इंक्रीज क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे गई है। लेकिन इसमें वॉल्यूम इंक्रीज, बात तो ये सही है लेकिन पूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, खैर आगे कह रहे थे वॉल्यूम विल इंक्रीज बोथ बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, तो आप हीट कर रहे हैं तो गैस वैसे भी एक्सपेंड होगी, ठीक है। अगर ये बात नहीं लिखी हुई होती ना तो मैं ए टिक करता, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो मेरी इंक्रीज हो रही है। एक तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और गैस का जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल वैसे ही काइनेटिक एनर्जी गेन करके दूर दूर जाते हैं। तो उसकी वजह से भी, बॉयल्स लॉ की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं चार्ल्स लॉ की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं इसलिए भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बी हो गया। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट फॉर कौन सा था? 37। 43 पूछ रहे हो ना यार, क्वेश्चन नंबर 43 भी मैं बता देता हूँ, चलो। देखो 43 में ये कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन ऑफ इथाइल इथेनोएट एंड इथेनॉल इन इथेनोइक एसिड इज दिस। केसी दिया हुआ है। When 1 mole of ethanol and ethanoic acid are allowed to reach equilibrium, what is the number of moles of ethyl ethanoate formed? इसे इजी है। कासिम, कासिम क्लास में हो अभी? Not here. Okay.
इसमें इनिशियल मोल्स हमारे नहीं दिए हुए। अच्छा, नहीं दिए हुए, 1 मोल ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है और इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, बस दैट्स इट। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये 0 0 है। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम मोल्स, अब जाहिर है इसमें से अगर इथेनॉल का एक्स मोल रिएक्ट होगा तो इथेनोइक एसिड का भी एक्स होगा, और जो एस्टर बनेगा वो एक्स मोल बनेगा, वाटर का एक्स मोल बनेगा, सब में 1:1 का रेशियो है ना। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे इथेनॉल के मोल्स रह जाएंगे वो 1 - x, इथेनोइक एसिड के 1 - x, जो एस्टर बनेगा वो 1 + x, और जो वाटर बनेगा वो 1 + x। सारे क्योंकि एक ही रिएक्शन मिक्सचर में है तो सबके लिए वॉल्यूम इक्वल है, तो सबको मैं वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो सबकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। वो आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोइड फॉर्म। तो इथाइल इथेनोइड जो बना है वो एक्स मोल्स बना है, तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। केसी की एक्सप्रेशन आप इसकी इक्वेशन देख के बना लें। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर केसी। केसी की वैल्यू 4 है। अगर मैं कंसंट्रेशन रखूं 1 + x/v एंड 1 + x/v डिवाइडेड बाय 1 - x/v एंड 1 - x/v, इसको सॉल्व कर लो फॉर एक्स। सॉल्व करने में अगर मुश्किल हो रही है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ नहीं जाना। न्यूमरेटर में, अच्छा वी वी सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर भी 2 v निकलना है, नीचे भी 2 v निकलना है। तो 1 + x² ऊपर आ जाएगा, 1 - x² नीचे आ जाएगा। जस्ट पुट अंडर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो ऊपर रह जाएगा 1 + x, नीचे रह जाएगा 1 - x। अब सॉल्व करो, 2 1 - x 1 + x 2 - 2x इज इक्वल टू 1 + x। तो ये हो जाएगा -2x - x 1 - 2, ये हो जाएगा -3x - 1, x इज इक्वल टू 1/3। हाँ भाई 1/3 ऑप्शन में है, 1/3। बहुत तेज मैथ्स कर दिए मैंने। एक में 40, 1/3 आ रहा है ना, कुछ सॉल्व गलत तो नहीं कर दिया। 2 - 2x, किसी ने सॉल्व किया है साथ साथ मेरे, जिन्होंने पूछ रहा था व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट फॉर्म्ड, तो वो एक्स फॉर्म हुआ है। केसी 4 है, 1 + x 0 0 1 - ये 1 + x कहाँ से लिख दिया हमने इक्विलिब्रियम में। अरे अरे अरे, कोई बोल भी नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम पे हमने जीरो था, जीरो में एक्स बना, तो ये 1 + x कहाँ से आ गया, ये वन कहाँ से आ गया, फिर कुछ बोलो तो। सो रहे हो सब। तो ये सिर्फ एक्स था, एक्स। तो मैं बोलूं इतनी मुश्किल कैलकुलेशन क्यों हो गई है, ये सिर्फ एक्स था, x/v, x/v। 4 इज इक्वल टू x² वी तो अभी भी कैंसिल आउट कर दो डायरेक्टली, और नीचे हो जाएगा 1 - x²। अब अंडर रूट लगाओ, 2 इज इक्वल टू x/1 - x, तो 2 - 2x इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा आपका 3x, और x इज इक्वल टू 2/3। ये बन रहा है x इज इक्वल टू 2/3 बी। सही है ना यार, समझ आई बात। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है मरियम, 43 नहीं, 43 हो गया, 37। अनाया। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 37 में
The table gives the concentration of pH values of aqueous solutions of two compounds X and Y. Either compound could be an acid or a base. ठीक है भाई. Student P concludes that X is a strong acid. pH की वैल्यू 0 से 14 तक है. X का pH वो कह रहा है कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब है और pH की वैल्यू 6 है. दिस इज X. Y का वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब है, कंसंट्रेशन सेम है. ओके. और उसके pH की वैल्यू कितनी है? 9 है. दिस इज वाई. मतलब एसिड आपका वीक एसिड है. एल्कली आपका वीक एल्कली है. लेकिन एल्कली की जो स्ट्रेंथ है ना वीकनेस की, वो एसिडिक जैसी स्ट्रेंथ नहीं है. एल्कली कम वीक एसिड है ना. पीएच की वैल्यू 9 है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वो स्ट्रांग होता जाएगा. एसिड जो अपने आप में वीक है, एल्कली उतना वीक नहीं है जितना एसिड वीक है. ठीक है. ये पॉइंट नोट रखना. स्टूडेंट पी कंक्लूडेड दैट एक्स इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई ना. स्टूडेंट पी कह रहा है कि एक्स इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट? तो पी तो बिल्कुल ही गलत है ना. तो ए और सी तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा ऑप्शन से. स्टूडेंट क्यू कंक्लूडेड दैट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज लोअर इन एक्स देन इन वाई. वीक एसिड है तो ये इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा. वीक एल्कली है तो इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा. लेकिन इनकी कंपैरेटिवली अगर आयनाइजेशन की स्ट्रेंथ कंपेयर करें, मतलब इसमें से अपनी एसिड की दुनिया में इसकी जो आयनाइजेशन है, इसकी अल्कली की दुनिया में जो अपनी आयनाइजेशन है, इनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं. अब अल्कली वीक तो है लेकिन उतना वीक नहीं है जितना ये एसिड वीक है. तो अल्कली की जो आयनाइजेशन होगी शुड बी स्लाइटली ग्रेटर एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन ऑफ द एसिड. ठीक है. कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली जो अल्कली है वो, उसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग कह दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बात सही होगी. मतलब क्योंकि क्यू क्या है आपका? क्यू स्टूडेंट ने कहा है कि स्टैंडर्ड डिसोसिएशन इज लोअर इन एक्स. एक्स की लोअर होगी, वाई की हायर होगी. तो स्टूडेंट क्यू सही. गॉट इट मरियम? चलो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. हाफिज.